शूरवीर है, साहसी राहुल है, गांधी, वीर है। प्रियंका गांधी, न्याय लक्ष्य इसका है, जिंदा राहुल ज़मीर गांधी, है। प्रियंका गांधी, किसानों से युवाओं से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लोग नहीं समता का राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। हमारी जनप्रिय नेता हमारे बीच उपस्थित हैं। ये डलमऊ का तूफान है, ये डलमऊ की उर्वर भूमि है। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डलमऊ की ओर से अपनी नेता का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले वीरेंद्र यादव जी और हमारे विनोद निषाद जी, आप जहां हैं कृपया आगे आ जाएं। मैं वीरेंद्र यादव जी से, अपने विधानसभा प्रभारी से, पूर्व प्रत्याशी, आप लोग आवाज न करें, शांत रहें। मैं आह्वान करता हूं कि आप लोग आएं और माल्यार्पण करके, वीरेंद्र यादव जी विधानसभा प्रभारी जी सामूहिक रूप से आए माल्यार्पण के लिए। भाई वीरेंद्र यादव जी, आप जहां कहीं भी हों, बहुत ही पूर्व विधायक हमारे इसी स्वागत के क्रम में एक छोटी बेटी है आद्या सिंह, वो बुके भेंट करके हम सबकी नेता प्रियंका गांधी जी का सम्मान करना चाहती है। बेटी आद्या सिंह, आप आ जाओ, शक्ति स्वरूपा हैं आप आइए, मंच के निकट आइए, ये पहले से परमिटेड है। हमारी नेता, आ जाओ बेटा, ऊपर आ जाओ। आद्या सिंह बुके भेंट करके इसी क्रम में आशीष सिंह जी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, वो मोमेंटो भेंट करना चाहते हैं। राहुल जी की यात्रा में हम लोग बागपत में थे, ये स्मृति चिन्ह उन्हें भेंट नहीं कर पाए थे, तो मैं चाहता हूं कि वो स्मृति चिन्ह भेंट करके आशीष सिंह जी। विनोद निषाद जी जहां कहीं भी हैं कृपया मंच पर आ जाएं। अब मैं समझता हूं बिना किसी विलंब के आप सब हमारी नेता का संभाषण सुनना चाहते हैं। मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी डलमऊ की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। विनोद निषाद जी जहां कहीं भी हो कृपया वो मंच पर आ जाएं। बार बार भाई आदरणीय हमारी नेता का संभाषण। प्रियंका गांधी, रायबरेली का तूफान। राजेश, आपने किसी को मंच पे बुलाया, आ गए? विनोद निषाद जी, विनोद निषाद जी कृपया आप मंच पर आ जाएं। दीदी आ जाएंगे। दीदी आप अपना संभाषण प्रारंभ करें। भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब यहाँ आए हो और इतनी कड़ी धूप में, इतनी गर्मी हो रही है आज, आप फिर भी इंतजार कर रहे हैं। जरा शांत हो जाए तो मैं बोलूँ, बहुत आवाज बहुत। आप सभी से निवेदन है, प्लीज नेता का भाषण तो सुनिए। आप लोग हाथ जोड़ करके विनम्र आग्रह है कि आप लोग शांति बनाएं। डलमऊ के यहाँ सब अनुशासित लोग हैं, हम समझते हैं कि आप सभी उत्साह में हैं। वो वाला हाँ, ये ठीक है, ये ठीक है। तो बहनें बहुत समय से इंतजार कर रही हैं, थक गई, गर्मी बहुत है। भाई और बहनों, चुनाव का समय है। इस चुनाव में मेरे बड़े भाई राहुल जी आपके प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी से। माता जी ने 20 सालों से आपकी सेवा की। आप सब खुद जानते हैं कि यहाँ क्षेत्र की तरक्की उनके कार्यकाल में कितनी हुई। यहाँ पे बड़े बड़े कारखाने जैसे रेल कोच फैक्ट्री लगी, एनटीपीसी, सेल, तमाम ऐसे बड़े बड़े कारखाने लगे। ठहरूं क्या? ठहरूं?
बिठाना है, बिठाइए पहले। तो फिर आप बंद करिए फिर, हाँ। क्योंकि जब आप बिठाने लगते हैं फिर और आवाज आती है। वाह, ठीक है। देखिए, मेरी माताजी 20 सालों से आपकी सांसद रही। 20 सालों के लिए यहाँ जितने भी विकास के कार्य हुए उन्होंने किए। आज मेरे भाई साहब आपके प्रत्याशी बने हैं। पहले अमेठी के सांसद होते थे, उन्होंने अमेठी में भी बहुत काम कराए और मेरे पूरे परिवार के कार्यकाल में यहाँ बहुत बड़े बड़े जो विकास के कार्य हुए, आपने खुद ही देखा कि किस तरह से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था बदली। जैसे लालगंज में जो रेल कोच फैक्ट्री बनी, उससे फिर उस समय लोग कहते थे कि इस फैक्ट्री के बनने से क्या होगा, लोगों को रोजगार भी नहीं मिलेगा, लेकिन रोजगार भी मिला और ऊपर से पूरी जो आसपास की का क्षेत्र है उसकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत हुई। छोटी छोटी दुकानें बनी, अस्पताल बने, तमाम ऐसी चीजें बनी जिनसे आपका फायदा हुआ। तो देखिए, जो राजनीति आपने यहाँ रायबरेली में देखी है उसकी एक अलग सभ्यता रही है हमेशा। आप ही ने शुरू कराई, क्योंकि आप यहाँ की जो जनता है बहुत जागरूक जनता है। यहाँ आपने 100 साल पहले भी अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ के किसानों ने आंदोलन किया। तो एक जागरूकता, एक राजनीतिक चेतना है जो आप में बहुत मजबूत है, हमेशा रही है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि आपने यहाँ से जो अपने सांसद और आपके बीच में जो रिश्ता बनाया, जो रिश्ता जोड़ा, वो सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं था, लेकिन प्रेम, आदर, समर्पण का रिश्ता भी रहा है। और उस वजह से जो सांसद रहा है, चाहे बड़ी सी बड़ी इंदिरा जी जैसी हस्ती हो, प्रधानमंत्री रही हो, लेकिन वो सब समझते थे कि आपके प्रति वो जवाबदेही है। मतलब कि आपके लिए काम करके कर देना है, और अगर काम नहीं करेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे और हो सकता है आप समर्थन ना दें। ये जो नेता में ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सत्ता मिलने से अक्सर ये हो जाता है कि नेताओं में अहंकार बहुत हो जाता है। नेताओं में अहंकार हो जाता है तो काम नहीं करते, वो जनता के बीच आते नहीं है, जनता की समस्याओं को सुनते नहीं है, सुलझाने की कोशिश नहीं करते। तो आपने जो यहाँ पे सभ्यता स्थापित की राजनीतिक, उसमें ये था कि चाहे बड़े से बड़े प्रधानमंत्री हो, वो आपके लिए काम करके दिखाएंगे और काम के आधार पर ही आपसे वोट मांगेंगे। आपने तो एक बार इंदिरा जी को भी हरा दिया। आपको उनकी नीति पसंद नहीं आई, आपको लगा कि आपके लिए सही नीति नहीं है, तो आपने चुनाव हरा दिया। इंदिरा जी नाराज नहीं हुई, उन्होंने आत्मचिंतन किया, उन्होंने अपनी सोचा कि मैंने क्या गलती की है, और फिर 3 साल बाद आपके सामने जब फिर से आई आत्मचिंतन करके, तो आपने उनको फिर से जिता दिया। तो ये बात समझनी जरूरी है कि जब हम कहते हैं कि भारत लोकतंत्र है, तो इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब ये है कि जो भी नेता बने, जितना भी बड़ा बने, वो जनता के प्रति जवाबदेह होता है और जनता पर निर्भर है कि वो सत्ता में रहेगा कि नहीं। अब 10 सालों से केंद्र में मोदी जी की सरकार है कि नहीं? अब आप मुझे बताइए, इन 10 सालों में आपके जीवन में क्या तरक्की आई है? 45 सालों में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। 70 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। आज ये परिस्थिति है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ भी, तब भी इनको रोजगार मिलना मुश्किल है। और आप मेहनत से पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। किसान खेती में मेहनत करता है किस लिए?
अपने बच्चों को बड़ा करके उनको मजबूत बना के उनको रोजगार दिलवाने के लिए। लेकिन आज देश में परिस्थिति यह है कि रोजगार कहीं से नहीं बन रहे हैं। जितनी भी मोदी जी की नीतियां हैं वो सब बड़े बड़े खरबपतियों के लिए हैं। तो समझने वाली बात यह है कि 10 सालों में रोजगार नहीं बने। 10 सालों में जो किसान खेती करता है उससे कमाई उसकी कम होती गई। खेती के सारे सामानों पे टैक्स डाल दिया, जीएसटी टैक्स देते हैं आप। ऊपर से ये आवारा पशुओं का आतंक, जिसको रोकने के लिए कुछ नहीं किया है सरकार ने। तो आपकी खेती से कमाई भी नहीं हो रही है। एक जमाने में खेती से रोजगार मिलते थे, आज वो भी नहीं हो रहा है। तो खेती से कमाई नहीं हो रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है। और यहाँ मेरी सारी बहनें बैठी हैं, आप बताएंगे कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। आज आप अगर कुछ खरीदने जाएं दुकान तो आधी चीजें छोड़ के आ जाती हैं, सोचती हैं कोई बात नहीं बाद में ले लेंगे, अभी जो जरूरी है वही लेंगे। सही है कि नहीं? घर पे किसी चीज की जरूरत होती है, बच्चे का इलाज करना है, बीमार पड़ गया, उसकी फीस भरनी है, उसके लिए वर्दी खरीदनी है, कोई त्योहार है और त्योहार के लिए कुछ नया खरीदना चाहती हैं, या मेहमान आएंगे उनके लिए भोजन पकाना है, सारी चीजें महंगी हो गई हैं।